अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। बाकी भी जो लोग हैं मुझे ज़रा प्लीज़ मुझे बता दें, चैट पे बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है सबको, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा क्लास हम स्टार्ट करने लगे और तरीका हमारा वही होगा जैसे हमारी पिछली क्लास में था कि जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप मेरी बात समझेंगे, उसके बाद मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, फिर आप नोट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, सामने आपकी हेडिंग लिखी हुई है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है। तो पहले ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन दो डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में दोनों मिला के 4 मार्क्स में शॉर्ट में आती हैं। फिर उसके बाद आगे इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन आएगी, लेकिन पहले हम ये दोनों डेफिनेशंस कर लें। पहले मैं आपको दोनों के बारे में समझाता हूं, फिर मैं आपको स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो लिखने का टाइम दूंगा। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। देखो बेटा, कोलिजन का मतलब है दो चीजों का आपस में टकराना। दो बॉडीज आपस में टकराएं, मतलब उनका कोलिजन है। अब कोलिजन दो तरह का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। पिछले वीक हमारी जो क्लास थी उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने इस चीज को वेरीफाई किया था कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा इक्वल होता है। ये हमने वेरीफाई किया था। ठीक है। अब यहाँ पर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में फर्क ये है कि देखो, दोनों किस्म के कोलिजन्स में चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों किस्म के कोलिजन्स में टोटल मोमेंटम जो होता है पहले और बाद का, टकराने से पहले का और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होता है। लेकिन एक चीज में फर्क होता है और वो है एनर्जी। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो टकराने के दौरान अगर एनर्जी जाया ना हो, अगर दो चीजों के कोलिजन के दरमियान एनर्जी जाया ना हो, तो पहले और बाद की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कह लें सेम रहती है। तो ऐसा कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है। अगर दो चीजें आपस में इस तरह टकराएं कि टकराने से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम भी सेम हो और टोटल एनर्जी या कह लें काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो, तो ऐसा जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। और अगर दो चीजें आपस में इस तरह टकराएं कि टकराने से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम तो सेम हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो, तो इसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब इनइलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि टकराने के दौरान कुछ एनर्जी जाया हो जाती है या कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए पहले और बाद की एनर्जी सेम नहीं होती। तो अब फर्क क्या हुआ कि अगर दो चीजें इस तरह टकराएं कि पहले और बाद का मोमेंटम भी सेम और एनर्जी भी सेम, तो वो इलास्टिक कोलिजन है। और अगर दो चीजें इस तरह टकराएं कि पहले और बाद का मोमेंटम तो सेम हो लेकिन एनर्जी सेम ना हो, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है। अब इन दोनों में से एक आइडियल कंडीशन है, एक एक्चुअल कंडीशन है। देखो, आइडियल कंडीशन वो होती है जो सबसे अच्छी होती है। ठीक है। आइडियल कंडीशन वो होती है जो सबसे अच्छी होती है लेकिन उसका होना काफी मुश्किल होता है। और एक्चुअल कंडीशन वो होती है जो ज्यादातर हो रही होती है। तो हमारी जो डेली लाइफ है, जो हम जिंदगी गुजारते हैं, हमारे चारों तरफ जो चीजें होती हैं, हमारे चारों तरफ जो चीजें होती हैं उनमें ज्यादातर, एक सेकंड आप रुकिएगा कि ये यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे कुछ इसमें इशू आ रहा है, एक मिनट।
ओके थैंक यू। सॉरी बेटा थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था आपसे, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी कॉमन लाइफ में ज्यादातर जब चीजें टकराती हैं तो टकराने के दौरान एनर्जी जाया होती है। अब इसकी मिसाल ले लें आप। मिसाल के तौर पे अगर खुदा ना खास्ता रोड पे दो कारें आपस में टकरा जाएं तो टकराने के दौरान देखो एनर्जी जाया होगी। अब कैसे जाया होगी? अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं तो काफी ज्यादा आवाज यानी साउंड क्रिएट होगी। साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है। तो कुछ एनर्जी साउंड की शक्ल में जाया हो जाएगी। अच्छा, फिर जब दो गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो जिस जगह पे टकराएंगी वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की फॉर्म में निकल जाएगी। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो ज्यादातर टकराने के दौरान एनर्जी जाया होती है। लिहाजा हमारी आम जिंदगी में हमारे चारों तरफ जब कोलिजन हो रहे होते हैं वो ज्यादातर इन इलास्टिक होते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो एक एक्चुअल कंडीशन है कि ज्यादातर ऐसा हो रहा होता है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन बहुत कम होते हैं। मसलन एक मिसाल ले लें कि भाई आप एक बॉक्स लें, उस बॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत आप 2 3 4 रबर की बॉल्स डाल दें और फिर उस बॉक्स को हल्के हल्के हिलाएं तो वो रबर की बॉल्स आपस में टकराएंगी तो शायद कोई इतनी खास एनर्जी जाया नहीं होगी। लेकिन ऐसे कोलिजन्स बहुत कम होते हैं। या जैसा कि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि भाई जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो ये कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इलास्टिक कोलिजन करते हैं। ठीक है ना, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है। तो इलास्टिक कोलिजन काफी कम होता है, ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन आपको पता है कि फिजिक्स की जो डेरिवेशंस है वो ज्यादातर आइडियल कंडीशंस पे की जाती है। तो अब मैं अपनी बात को सम कर रहा हूँ। कोलिजन का मतलब दो चीजों का टकराना। कोलिजन दो तरह का होगा, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में टकराने से पहले और बाद में मोमेंटम भी सेम होगा और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि टकराने के दौरान कोई खास एनर्जी जाया नहीं होगी। ये आइडियल कंडीशन है और ऐसे कोलिजन्स कम होते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा कि टकराने से पहले और बाद में मोमेंटम भी सेम होगा और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, मोमेंटम भी सेम होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी क्योंकि टकराने के दौरान कुछ एनर्जी जाया हो जाएगी और ये एक्चुअल कंडीशन है। अब देखें जो मैंने आपको समझाया वो आपको यहाँ पर अभी नजर आएगा। इलास्टिक कोलिजन देखिए क्या लिखा हुआ है। इलास्टिक कोलिजन में क्या लिखा है? इफ टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर in such a way that their total momentum and kinetic energy both remain same before and after collision, then it is called elastic collision. Elastic collision is an ideal condition and it is very hard to have such collision in our daily life. फिर उसके बाद देखें इनइलास्टिक कोलिजन में क्या लिखा हुआ है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या लिखा है? इफ टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर in such a way that their total momentum remains same before and after collision, but total kinetic energy does not remain constant, then it is called inelastic collision. Inelastic collision is an actual condition and most of the collisions in our daily life are inelastic. ठीक है, अब आप इन दोनों डेफिनेशंस को नोट कर लें और मुझे ये बता दें कि आप क्लियर हैं, आपको बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब जरा आप इसको नोट करें, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं तो नोट करें इसे आप।
हाँ बेटा, आप लोगों ने कर लिया, नोट कर लिया, तो मैं आगे चलूं जी? बता दें जरा मुझे। ठीक है, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अब आपके सामने नेक्स्ट जो अब टॉपिक है, तो इसमें भी अभी जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अभी आपने कुछ नोट नहीं करना, पहले मेरी बात समझनी है, तो उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दो बॉडीज हैं जिनके मासेस अनइक्वल है, एक का ज्यादा है एक का कम है, और वो दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इफ दे कोलाइड इलास्टिकली, अगर वो आपस में इलास्टिक कोलिजन करें, एंड रिमेन इन मोशन इन सेम डायरेक्शन, और बाद में भी उसी डायरेक्शन में चलती रहें, then drive expressions for their velocities after collision। तो फिर कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज होंगी उनके फॉर्मूले ड्राइव करने। तो इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसी तरह से ये सवाल लिखा हुआ आपको मिलेगा, और ये लॉन्ग वाले सेक्शन में आएगा, और लॉन्ग सेक्शन होता है सेक्शन सी, जिसमें सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते हैं, तो वहां पर ये डेरिवेशन आएगी। इसके लिए जो मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है वो लिखी है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डायमेंशन भी कह सकते हैं और डायरेक्शन भी कह सकते हैं, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। ये इसकी हेडिंग है। अब इसके नीचे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है, तो अब आपने जरा गौर से बात समझनी। देखिए जरा, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, मुझे कोई एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी आवाज कम आ रही है। मेरे ख्याल से बेटा आपके पास कोई नेट का इशू है, तो आप जो है जरा अपनी जो नेट की डिवाइस है वहां वाईफाई डिवाइस के करीब जाएं, क्योंकि बाकी लोगों को तो क्लियर है। तो जरा आप देखिए आपके पास कोई नेट का इशू आ रहा होगा, चेक करें जरा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, इसका मास देखें m1 है, और ये राइट की तरफ जा रही है, और इसकी वेलोसिटी u1 है। गौर से मेरी बात सुननी है। दूसरी बॉडी बी है, इसका मास m2 है, और ये भी राइट की तरफ जा रही है, और इसकी वेलोसिटी u2 है। एक बॉडी आप देख रहे हैं बड़ी है और एक छोटी है। कोई हैंड रेस कर रहा है भाई, मोहम्मद अरहम। यार मोहम्मद अरहम भी कह रहा है कि सर मैं आपको कह रहा हूं कि आवाज कम आ रही है, तो मेरा नेट का प्रॉब्लम नहीं है। यार आवाज बच्चे बेटा चेक कर रहे हैं हम इसको। एक बच्चा कह रहा है कि आवाज क्लियर है, और दूसरा भी कह रहा है आवाज क्लियर है। इसको चेक करते हैं बेटा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास क्लियर है, और एक दो कह रहे हैं कि बेटा, दो तीन लोग कह रहे हैं कि आवाज क्लियर है। ठीक है, तो जिनके पास आवाज नहीं आ रही, हाँ अब कह रहे हैं अब क्लियर है, चलो ठीक है, ओके। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि आप देखें कि ये दो बॉडीज हैं। बॉडी ए है, इसका मास m1 है, ये राइट की तरफ जा रही है, और इसकी वेलोसिटी u1 है। बॉडी बी है, इसका मास m2 है, ये भी राइट की तरफ जा रही है, और इसकी वेलोसिटी u2 है। एक बॉडी बड़ी है, दूसरी बॉडी छोटी है, क्योंकि उन्होंने कहा है सवाल में कि मासेस क्या है, अनइक्वल है। अब यहाँ पर गौर से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे दो तीन कंडीशंस पॉसिबल है। पहली कंडीशन ये पॉसिबल है कि दोनों बॉडीज सेम स्पीड से चल रही हैं। अगर दोनों बॉडी सेम स्पीड से चल रही हैं तो इनमें कोलिजन नहीं होगा, फिर आगे वाली बॉडी आगे ही चलती रहेगी, पीछे वाली पीछे चलेगी, कोलिजन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि भाई आगे वाली बॉडी फास्ट चल रही है और पीछे वाली स्लो चल रही है, फिर भी कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि फिर ये होगा कि आगे वाली बॉडी तो और आगे से आगे जाएगी, पीछे वाली पीछे ही रह जाएगी। लेकिन एक तीसरी कंडीशन ये पॉसिबल है
कि सपोज करें कि ये जो पीछे वाली बॉडी है ये फास्ट चल रही है, ठीक है जी, पीछे वाली जो बॉडी है ये फास्ट चल रही है, और फर्ज कर लें कि आगे वाली जो बॉडी है ये स्लो चल रही है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि पीछे वाली बॉडी फास्ट चल रही है और आगे वाली स्लो चल रही है, तो फिर इस बात का चांस है कि आगे जाके ये टकरा जाएंगे और इनमें कोलिजन हो जाएगा। तो आगे जाके इनमें कोलिजन हो गया, और कोलिजन इलास्टिक हुआ, क्योंकि हमें सवाल में कहा गया है कि भाई उनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अच्छा, अब जब कोलिजन हुआ तो ये हुआ कि कोलिजन के दौरान क्या होगा कि बॉडी ए अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगी बी में। तो जब बॉडी ए की कुछ एनर्जी बी में चली जाएगी तो अब बाद में बी के अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ए में कम हो जाएगी। तो जब बी में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो अब बॉडी बी जो है वो फास्ट हो जाएगी और पीछे वाली बॉडी थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो वेलोसिटीज दोनों की चेंज हो जाएंगी। देखो पहले क्या था कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और इसकी कम थी। पहले पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, आगे वाले की कम थी। लेकिन कोलिजन के दौरान जब बॉडी ए ने कुछ एनर्जी बी में ट्रांसफर कर दी तो अब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और आगे वाली बॉडी की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी चली गई। लेकिन देखो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिर्फ स्पीड थोड़ी कम होगी। लेकिन पहले भी देखो दोनों बॉडीज राइट की तरफ जा रही थी और अभी भी आप देखो दोनों बॉडीज राइट की तरफ जा रही हैं, मतलब टकराने से पहले भी दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों बॉडीज राइट की तरफ चल रही थी, और टकराने के बाद भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, टकराने के बाद भी दोनों बॉडीज राइट की तरफ चल रही हैं। सिर्फ इतना फर्क हुआ है कि पहले ये वाली बॉडी जो थी फास्ट थी और आगे वाली स्लो थी, अब पीछे वाली स्लो हो गई है, आगे वाली फास्ट हो गई है। लिहाजा पहले जिसकी वेलोसिटी u1 थी अब उसकी v1 हो जाएगी, और जिसकी u2 थी अब उसकी चेंज होके v2 हो जाएगी। लेकिन टकराने की वजह से इनके मासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले भी इनके मासेस जो थे वो m1 और m2 थे, और अभी भी इनके मासेस m1 और m2 है। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि भाई हमें फॉर्मूले बनाने हैं, एक्सप्रेशंस ड्राइव करने, किसके लिए, देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब है एक फॉर्मूला हमें v1 के लिए बनाना है, दूसरा फॉर्मूला हमें v2 के लिए बनाना है। अब ये जो सारी बात मैंने आपको समझाई है, देखें यही यहाँ नीचे लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग स्फेरिकल बॉडीज ए एंड बी। नॉन रोटेटिंग का मतलब क्या है कि ये दोनों बॉडीज जो है ये सीधी सीधी जा रही हैं, ये रोटेट करती भी नहीं जा रही, ये घूमती हुई नहीं जा रही। और स्फेरिकल बॉडीज कहते हैं जो चीज बॉल की तरह होती है उसको स्फेरिकल कहते हैं। तो ये दोनों बॉल की तरह हैं, लिहाजा ये दोनों स्फेरिकल बॉडीज हैं, और दोनों नॉन रोटेटिंग है कि घूमती भी नहीं जा रही। और बॉडीज क्या है, पहली ए है, दूसरी बी है, ऑफ मासेस m1 एंड m2, इसका मास m1, इसका m2, मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद अनइक्वल वेलोसिटीज u1 एंड u2, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और वेलोसिटीज की क्या है u1 और u2, और दोनों की वेलोसिटी क्या है, अनइक्वल है, पीछे वाले की ज्यादा है वेलोसिटी और आगे वाले की कम है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दे कोलाइड इलास्टिकली, इनमें इलास्टिक कोलिजन हो गया, and continue their motion in same direction with velocities v1 and v2 as shown in above figure। इनमें इलास्टिक कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद इन्होंने अपनी मोशन को कंटिन्यू किया सेम डायरेक्शन में, और वेलोसिटी इनकी क्या हो गई, v1 और v2 हो गई। ठीक है, अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन भी नोट करें और ये सारा आप नोट करें, पहले नोट कर लें, फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आपके पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट के बाद, अभी मैं 5 मिनट के लिए अपने माइक को म्यूट कर रहा हूँ, 5 मिनट तक आप नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, चलें शाबाश, स्टार्ट करें।
हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? बताएं जरा मुझे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है नमाज ब्रेक। बेटा मैं अभी क्लास रहा खत्म करने के टाइम पे आपको जरा टाइम दे दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा अभी, ठीक है? जल्दी खत्म कर दूंगा, आपको एंड पे टाइम देता हूँ। जरा मुझे बता दें, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, दो बच्चों ने मुझे कहा है डन, और बाकी बता दें मुझे कर लिया तो मैं आगे चलूं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, जैसा कि कहा है कि हमें फॉर्मूले बनाने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज। अब हम फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, एक फॉर्मूला v1 के लिए बनाना है और दूसरा फॉर्मूला जो है वो v2 के लिए बनाना है। ओके, अब इसमें देखें कि भाई जो दोनों बॉडीज हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द बॉडीज आर कोलाइडिंग इलास्टिकली देयरफॉर, चूंकि दोनों बॉडीज आपस में इलास्टिक कोलिशन कर रही हैं, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन के। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, और आफ्टर कोलिशन क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2। इस इक्वेशन को मैंने 1 कर दिया। अब ये इक्वेशन आपके लिए नई नहीं है, पिछले टॉपिक में आपने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था उसमें हमने ऐसे ही पढ़ा था। ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन है और ये आफ्टर कोलिशन है। आई होप कि ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हमने जरा सा सॉल्व किया है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया है, देखिए इसको हमने सॉल्व ऐसे किया है कि देखिए यहाँ गौर से देखिए, ये m1u1 जो है इसको हमने यहीं पे रखा, और राइट साइड से जो m1v1 है उसको हम राइट से लेफ्ट पे ले आए, तो ये माइनस का हो गया। अच्छा, इसी तरह राइट पर ये जो m2v2 है इसे वैसे ही रखा, और ये लेफ्ट से जो m2u2 है इसको राइट पर ले गए, तो ये माइनस का हो गया। अब ऐसा हमने इसलिए किया है कि देखिए लेफ्ट साइड पर दोनों वैल्यूज m1 की आ गई और राइट साइड पर दोनों वैल्यूज आ गई m2 की। तो अब लेफ्ट से जो है वो m1 कॉमन निकल जाएगा, लेफ्ट साइड से m1 कॉमन निकल जाएगा, राइट साइड से m2 कॉमन निकल जाएगा। तो जब आप लेफ्ट से m1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u1 माइनस v1 बचेगा, और राइट से आप m2 कॉमन लेंगे तो ये v2 माइनस u2 बचेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने 2 कर दिया, ये भी हमारे बाद में काम आएगी, और पहले स्टेप में जो इक्वेशन थी इसको हमने 1 किया, ये भी हमारे बाद में काम आएगी। ठीक है, तो आप जरा ये 2-3 स्टेप जो है ये नोट करें, आप ये 2-3 स्टेप नोट कर लें और फिर मुझे बताएं। आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, ये दोनों स्टेप यहां तक नोट करें। हाँ बेटा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि नो सर टाइम दें, ठीक है नोट कर लें, रुका हुआ मैं, कर लें नोट।
हाँ बेटा, जिसने मुझे रुकवाया था नोट कर लिया? मोहम्मद अरहम ने कहा था कि रुक जाएं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन जो है, अब इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन में एक बात तो ये थी कि भाई टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगा, और दूसरी बात यह है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगी। तो अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एनर्जी क्या होगी। देखो भाई, इस तरह से है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आप सबको मालूम है, वो होती है हाफ mv²। ओके, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में हाफ मल्टीप्लाई होता है बॉडी के मास से, और वो मल्टीप्लाई होता है वेलोसिटी के स्क्वायर से। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई एक बॉडी है, मैं आपको कहता हूं कि भाई एक बॉडी है, उसका जो मास है वो कैपिटल एम है। ठीक है, एक बॉडी का मास कैपिटल एम है और वो मूव कर रही है, और फर्ज कर लेंगे उसकी वेलोसिटी जो है वो u है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप कहेंगे हाफ कैपिटल एम, हाफ कैपिटल एम, और बोलेंगे u²। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है, हाफ को बॉडी के मास से और वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। अब जरा हम पिछली स्लाइड पे वापस जाते हैं, और पिछली स्लाइड पे वापस जाके जरा हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है जी, अब आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें बॉडी ए को देखें, कोलिजन से पहले बॉडी ए का जो मास है वो क्या है, m1 है, और वेलोसिटी इसकी क्या है, u1 है। तो अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो क्या होगी, हाफ, हाफ आएगा, फिर बॉडी का मास आएगा मतलब m1, और फिर वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा मतलब u1 का स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बॉडी ए की बिफोर कोलिजन। अब बॉडी बी की देखें, अब बॉडी बी जो है उसका मास क्या है, m2, और वेलोसिटी उसकी क्या है, u2। सही है, तो अगर आप बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो क्या होगी, हाफ, फिर इसका मास आएगा मतलब m2, और फिर वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा मतलब u2 का स्क्वायर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2² हो जाएगी। अब कोलिजन के बाद आ जाए, अब कोलिजन के बाद बॉडी ए को देखेंगे तो मास इसका m1 और वेलोसिटी इसकी क्या है, v1। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ, हाफ आएगा, फिर मास आएगा m1, और ये v1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप बॉडी बी को देखेंगे तो इसका मास m2 और वेलोसिटी v2। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ, फिर इसका मास आया m2, और फिर इसकी वेलोसिटी आई v2, और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कोलिजन से पहले बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1², बी की क्या है, हाफ m2 u2²। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगी बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 v1², और बी की क्या है, हाफ m2 v2²। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए हमने इस तरह से ही यहाँ पर फाइंड की है, ये देखिए आप ऐसे फाइंड हमने किए जैसे मैंने आपको बताया, और 2-3 स्टेप में आपके सामने चला रहा हूं ताकि एक साथ समझा दूं आपको। ठीक है, तो देखिए हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2² इक्वल टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से हाफ कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो ये हाफ हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, m1 u1² और प्लस m2 u2²। यहाँ पे m1 v1² और प्लस m2 v2², और फिर ये हाफ इस हाफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये लेफ्ट वाली साइड आ गई और ये राइट वाली साइड आ गई। ठीक है, दोनों साइड से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद
देखें क्या किया है कि ये m1 u1 स्क्वायर अपनी ही जगह पे रहेगा और राइट साइड से m1 v1 स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो गया। अच्छा, ये m2 v2 स्क्वायर अपनी ही जगह पे रहेगा और ये प्लस का m2 u2 स्क्वायर लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों m1 की वैल्यूज लेफ्ट साइड पर आ गई और दोनों m2 की वैल्यूज जो है वो राइट साइड पे चली गई। अब लेफ्ट से देखें m1 कॉमन निकल जाएगा, लेफ्ट से हमने m1 कॉमन लिया तो क्या आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। राइट से दोनों में से m2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूले के मुताबिक अब u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 और m1 अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरह राइट साइड पे m2 अपनी जगह पे मौजूद है और ये जो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होगा ये फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी और इससे पहले हम दो इक्वेशंस 1 और 2 बोल चुके हैं। फिर उसके बाद ये जो तीनों इक्वेशंस होंगी इनको सॉल्व करके फॉर्मूले दोनों आ जाएंगे, v1 भी आ जाएगा और v2 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपने करना ये है कि ये जो मैंने आपको सारा समझाया है तो ये आप ये पूरा नोट कर लें। अगर यहाँ तक कर चुके हैं तो ये सारा नोट करें, इक्वेशन 3 तक आ जाए। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, 3-4 मिनट देता हूँ, आप इसको नोट करें, फिर मैं आपसे 3 मिनट के बाद पूछूंगा। शाबाश, इसको नोट करें जरा।
हाँ बेटा, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। अच्छा, मुझे एक बच्चे ने ये पूछा है कि सर अगर ये स्फीयर्स रोटेटिंग होंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो बेटा बात ये है कि सब बच्चे ये सुन ले गौर से कि इन स्फीयर्स को नॉन रोटेटिंग इसलिए अज्यूम किया गया है कि हम इस चैप्टर में लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और लीनियर मोशन जो होती है वो स्ट्रेट होती है। अगर ये रोटेटिंग स्फीयर होंगे तो फिर ये हो जाएगी रोटेटरी मोशन, और इस चैप्टर में हम रोटेटरी मोशन के टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट मोशन अज्यूम की गई है, वरना ये स्फीयर रोटेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इनको रोटेटिंग अज्यूम नहीं किया गया क्योंकि ये चैप्टर रोटेशन के बारे में नहीं। अब यह है कि अब क्लास में जो है वो 3 से 4 मिनट 5 मिनट बचे। एक दो बच्चों ने नमाज के ब्रेक का भी कहा था, नमाज का भी टाइम निकल रहा है, तो आज की क्लास मैं यहाँ पे साइन ऑफ कर रहा हूँ और कल मैं यहाँ से आगे स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप लोग ये बात गौर से सुन लें कि भाई जब मैं कल स्टार्ट करूंगा यहाँ से, तो फिर आप यहाँ तक जो है ना पढ़ के आएंगे। कल मैं इक्वेशन 3 से आगे चलूंगा। हमने इक्वेशन 1 बना ली है, 2 बना ली है और 3 बना ली है, और हमें फॉर्मूले बनाने हैं फाइनल वेलोसिटीज के। किस किस का फॉर्मूला बनाना है? एक हमें फॉर्मूला v1 का बनाना है, दूसरा हमें फॉर्मूला v2 का बनाना है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनको आपस में सॉल्व करके ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाएंगे। तो कल फिर मैं यहाँ से आगे स्टार्ट लूंगा, तो आप यहाँ तक जो है कल पढ़ के आएंगे यहाँ तक। ठीक है, आप मुझे ओके करें और बता दें आज की क्लास में आप क्लियर हैं, तो फिर हम अभी क्लास ऑफ करेंगे, बाकी कल हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे जरा रिप्लाई कर दें आप लोग। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा आपसे, ठीक है। कोई कह रहा है, कोई मुझे कह रहा है लास्ट, अरहम कह रहा है लास्ट 3 स्टेप समझा दें। बेटा लास्ट 3 स्टेप तो मैंने बताए थे ना अभी। लास्ट 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे जो है इसमें ये किया है कि m1 u1 स्क्वायर को यहीं पर रखा है। अरहम दोबारा सुन लें, अरहम की वजह से दोबारा बता रहा हूँ। m1 u1 स्क्वायर को यहीं रखा है और m1 v1 स्क्वायर को राइट से लेफ्ट पे ले आए, तो ये माइनस का हो गया। फिर ये m2 v2 स्क्वायर अपनी जगह पर है, और ये प्लस का m2 u2 स्क्वायर लेफ्ट से राइट पे जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज के अंदर दोनों में m1 आ गया, तो m1 कॉमन कर लिया, तो ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यहाँ आ गया। राइट पर दोनों वैल्यूज में m2 आ गया, तो m2 को कॉमन ले लिया, तो ये v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा वो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 हो जाएगा, और जो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होगा वो v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। ये मैंने अरहम के कहने पे आखिरी 3 स्टेप दोबारा रिपीट कर दिए। अरहम आप मुझे बता दें, आपको बात समझ आ गई है? जी अरहम, अरहम आप मुझे रिप्लाई कर दें ताकि मैं क्लास ऑफ करूं। ठीक है, ओके, ठीक है जी। आप लोगों को अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।